हेलो साथियों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में हम पढ़ रहे हैं अध्याय 13। हमने आपको एफआईआर और एनसीआर, इन्वेस्टिगेशन की शक्ति, इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया, कथन के लिए किस प्रकार बुलाएंगे, कथन में हस्ताक्षर क्यों नहीं होते हैं और कथन के लिए उत्प्रेरणा नहीं दी जाएगी, हमने आपको बताया हुआ है। साथियों, आज हम आपको बताएंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 185 जो कि सीआरपीसी की धारा 165 के समरूप है, पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी। इस धारा के साथ साथ हम आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 105 जो कि नई धारा है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 103 जो कि सीआरपीसी की धारा 100 बंद स्थान के बाहर साधक तलाशी लेने देंगे को हम स्पष्ट करेंगे, तीनों को जोड़ते हुए आपको बताएंगे। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथियों, प्रश्न यह उठता है कि तलाशी की आवश्यकता क्यों है। तो हम आपको बता दें, तलाशी की आवश्यकता जैसे ही केस रजिस्टर्ड होता है, जैसे ही संज्ञेय मामले की सूचना प्राप्त होती है, वैसे ही एफआईआर के तथ्य जो रहते हैं उनको साबित करने के लिए पुलिस क्या करती है, साक्ष्य का संकलन करती है, यानी एविडेंस एकत्रित करती है। किसी भी अपराध के अनुसंधान के दौरान साक्ष्य एकत्रित करने के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा स्थान और व्यक्ति की तलाशी लिया जाना आवश्यक होता है। तलाशियां चाहे व्यक्ति की हो, भवन की हो, अनुसंधान का महत्वपूर्ण भाग है। और क्या है? अनुसंधान का महत्वपूर्ण भाग है। पुलिस अधिकारियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के विभिन्न प्रावधानों के अधीन तलाशियां करने की शक्तियां दी गई हैं। बहुत सारे प्रावधान है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। व्यक्ति की तलाशी उसके गिरफ्तार होने के तत्काल बाद की जाती है। भवन की तलाशी गिरफ्तारी के पूर्व या पश्चात, जैसी भी अनुसंधान की आवश्यकता है और मांग हो की जा सकती है। तो साथियों, आज हम आपको बताएंगे पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी। तो इसमें एक बात और हम स्पष्ट कर दें कि आखिर तलाशी कौन कर सकता है। पुलिस अधिकारी का तो हम बताएंगे, इसके अलावा और कौन तलाशी कर सकता है। पुलिस अधिकारी में मतलब जैसे सबसे पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी। देखिए, पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी सर्वप्रथम अगर समस्त स्टाफ मौजूद है तो थाना प्रभारी। अगर जब कोई उपस्थित नहीं है उस स्थिति में हवलदार यानी हेड कांस्टेबल भी थाने का बाहर साधक अधिकारी माने जाएंगे। लेकिन जब टीआई मौजूद हैं, एसआई मौजूद हैं, एएसआई मौजूद हैं, तो उस स्थिति में जो थाना प्रभारी हैं, थाने के बाहर साधक अधिकारी हैं, उनके द्वारा तलाशी ली जाएगी। फिर दूसरा है कि इन्वेस्टिगेशन करने वाला अधिकारी भी तलाशी ले सकता है। नंबर तीसरा, अन्य पुलिस अधिकारी जिसे उक्त दोनों में से कोई लिखित आदेश द्वारा प्राधिकृत किया गया है। मतलब अन्य कोई पुलिस अधिकारी जिसे लिखित आदेश द्वारा अधिकृत किया गया है। क्या किया गया है? लिखित आदेश द्वारा अधिकृत किया गया है। किसके द्वारा? थाने के बाहर साधक अधिकारी के द्वारा। साथियों, तलाशी की आवश्यकता हमने आपको बताई है और क्यों रहती है ये भी हमने आपको बता दी है। क्यों? क्योंकि साक्ष्य एकत्रित करना बहुत जरूरी रहता है। तलाशी लेने के पूर्व की प्रक्रिया भी हम आपको बताएंगे और तलाशी की प्रक्रिया भी बताएंगे। तलाशी लेने के पहले पुलिस अधिकारी को 2 प्रकार के अभिलेख तैयार करने होते हैं। पहले अभिलेख में उन कारणों को लिखना होता है जिनके आधार पर उसे तलाशी लेना आवश्यक प्रतीत होता है और किस कारण मजिस्ट्रेट से तलाशी वारंट प्राप्त नहीं किया जा सका है। साथियों, हर जगह पुलिस सर्च वारंट लेकर के नहीं पहुंच पाती है। उसका रीजन ये है कि अगर पुलिस वारंट प्राप्त करने जाएगी तो उस टाइम में इतने ड्यूरेशन में एविडेंस को नष्ट किया जा सकता है, खुर्द-बुर्द किया जा सकता है। तो इसलिए तलाशी लेने की 2 प्रक्रिया हैं। पहली प्रक्रिया क्या है? तलाशी लेने के पहले पुलिस अधिकारी को 2 प्रकार के अभिलेख तैयार करने होते हैं। पहला अभिलेख क्या रहेगा? पहला अभिलेख यह रहेगा कि उन कारणों को लिखना जिनके आधार पर उसे तलाशी लेना आवश्यक है। भाई, तलाशी क्यों लेनी है? मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई है कि आपके पास मादक पदार्थ है, आप आर्म्स लिए हुए हैं, या फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान तलाशी लेनी है, तो ये कारण आपको अभिलिखित करना पड़ेगा। उसके बाद किस कारण से मजिस्ट्रेट से तलाशी वारंट प्राप्त नहीं किया जा सका, ये भी स्पष्ट रूप से
उल्लेख करना है। क्या करना है? उल्लेख करना है। जहां तक संभव हो उस वस्तु का भी उल्लेख करना चाहिए जिसके लिए तलाशी की जाना है, जहां तक संभव हो। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा अभिलेख तैयार किया जाता है जब वह स्वयं तलाशी न लेकर अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी को तलाशी लेने का अधिकार देता है। दूसरा अभिलेख क्या है? कि जब वह स्वयं न तलाशी लेकर के अपने अधीनस्थ को तलाशी लेने का अधिकार देता है तो दूसरा अभिलेख तैयार किया जाएगा। अभिलेख मीन्स पंचनामा। तलाशी की प्रक्रिया आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 103 में जो वर्णित है, 103 का सब क्लॉज 4, उसमें स्पष्ट किया गया है, वो प्रावधान लागू होंगे। साथ ही साथ हम आपको बता रहे हैं 185 में किस प्रकार से तलाशी की प्रोसीडिंग की जाएगी। तो साथियों, होता क्या है कि जब कभी पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी के पास, जब कभी पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी या इन्वेस्टिगेशन करने वाले पुलिस अधिकारी के पास यह विश्वास करने के उचित आधार हैं, उनके पास पर्याप्त आधार हैं, किस चीज के? विश्वास करने के कि ऐसे अपराध के इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिस इन्वेस्टिगेशन के लिए वे प्राधिकृत हैं, कोई चीज वहां पर मिल सकती है। क्या हो सकती है? वहां पर मिल सकती है अगर बिना विलंब के तलाशी ली जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? वहां पर ये सारे उल्लेख करना है जो हमने आपको पॉइंट 2 बताए हैं। तो साथियों, हमने आपको क्या बताया कि स्पष्ट किया गया है कि जब कभी पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी के पास यह विश्वास करने के उचित आधार हैं कि किसी ऐसे अपराध के इन्वेस्टिगेशन के प्रयोजन के लिए जिसका अन्वेषण करने के लिए वह प्राधिकृत है, मतलब उस अपराध क्रमांक का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और वह उसके लिए प्राधिकृत हैं जिसके लिए वह तलाशी ले रहे हैं। आवश्यक कोई चीज या उस पुलिस थाने की जिसका वह भार साधक है या जिससे वह संलग्न सीमाओं के अंदर किसी स्थान में पाई जा सकती है। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि थाने का भार साधक अधिकारी जब इन्वेस्टिगेशन करेगा तो अपने थाना क्षेत्र में ही इन्वेस्टिगेशन करेगा, और थाना क्षेत्र में जब वह इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो उस स्थान में जहां पर उसको पर्याप्त आधार मौजूद है उसके पास और जिस चीज का वह इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसके लिए वह प्राधिकृत है, वह वस्तु उस स्थान पर मिल सकती है जो अपराध से संबंधित है। आवश्यक कोई चीज उस पुलिस थाने की जिसका वह भार साधक है जिससे वह संलग्न सीमाओं के अंदर किसी स्थान में पाई जा सकती है, वह वस्तु कहां पर पाई जा सकती है? उस थाने के सीमाओं के अंदर पाई जा सकती है, उस भार साधक अधिकारी के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत पाई जा सकती है। उसकी राय में ऐसी चीज अनुचित विलंब के बिना तलाशी से अन्यथा अभिप्राप्त नहीं की जा सकती। पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी अगर तत्काल रेड कार्रवाई नहीं करते हैं, तत्काल उस स्थान पर नहीं पहुंचते हैं, तो फिर वह चीज खुर्द बुर्द कर दी जाएगी, वह चीज वहां से हटा दी जाएगी, नहीं मिलेगी। क्या होगा? नहीं मिलेगी। तब ऐसा अधिकारी केस डायरी में अपने विश्वासों के आधारों को लेखबद्ध करने और यथासंभव उस चीज को जिसके लिए तलाशी ली जानी है ऐसे लेख में निर्दिष्ट करने के पश्चात उस थाने की सीमाओं के अंदर किसी स्थान में ऐसी चीज की तलाशी कर सकता है और तलाशी करवा सकता है। उसके बाद थाने का भार साधक अधिकारी, इन्वेस्टिगेशन अधिकारी केस डायरी रोजनामचा में एंट्री करेगा इस चीज का, और उसके बाद उस स्थान में अपने थाना क्षेत्र की सीमाओं के अंदर जा करके उस चीज की तलाशी कर सकता है, करवा सकता है। तो सब क्लोज 1 क्या कहता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान या तो थाने का भार साधक अधिकारी या इन्वेस्टिगेशन अधिकारी जो कि प्राधिकृत है, क्या है? प्राधिकृत है उस इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने थाना क्षेत्र के सीमाओं में, और उसको पर्याप्त कारण पता है, आधार है कि उस स्थान पर संपत्ति या चीज मिल सकती है। अगर विलंब नहीं किया गया, विलंब होने से उस संपत्ति को, उस चीज को इधर उधर किया जा सकता है, तो तत्काल उस स्थान पर केस डायरी और रोजनामचा में उल्लेख करते हुए वहां पर तलाशी लेगा। तलाशी कर सकता है या करवा सकता है। ये सब क्लॉज 1 हो गया। सब क्लॉज 2 क्या कहता है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का उपधारा 1 के अधीन कार्रवाई करने वाला पुलिस अधिकारी यदि साध्य है तो तलाशी स्वयं लेगा। अगर साध्य है यानी सही है, वो मौजूद है, तो स्वयं वही लेंगे पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा। परंतु इस धारा के अधीन संचालित की गई तलाशी
अधिमानता मोबाइल फोन, श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से अभिलिखित की जा सकेगी। साथ ही इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि थाने के बाहर साधा अधिकारी स्वयं तलाशी लेंगे, परंतु वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। अब जहां वीडियो रिकॉर्डिंग की बात आती है तो हम आ जाते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 105 में। 105 क्या कहती है? धारा 105 कहती है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 105 कहती है कि इस अध्याय या धारा 185 के अधीन किसी संपत्ति, यानी कि इस धारा के अधीन किसी संपत्ति, वस्तु, चीज के स्थान की तलाशी करने या कब्जे में लेने की प्रक्रिया, मतलब तलाशी लेने और कब्जे में लेने यानी उसको जब्त करने की प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत ऐसी तलाशी और अभिग्रहण के अनुक्रम में सभी अपगृहीत वस्तुओं की सूची तैयार करना और साक्षियों द्वारा ऐसी सूची पर हस्ताक्षर करना। साथियों, इसमें स्पष्ट किया गया है कि जब भी थाने का बाहर साधक अधिकारी तलाशी लेगा और किसी वस्तु, चीज को अभिगृहित करेगा यानी उसकी जब्ती तैयार करेगा, तो वह 2 पंच साक्षियों के सामने करेगा और उन पंच साक्षियों के उनमें हस्ताक्षर भी होंगे। सूची भी तैयार की जाएगी कि क्या क्या मिला है, उस सूची में उनके द्वारा हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। किसके द्वारा? पंच साक्षियों के द्वारा। लेकिन श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से मोबाइल फोन को वरीयता देते हुए अभिलिखित किया जाएगा और पुलिस अधिकारी देर के बिना यथास्थिति जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को अभिलेखन भेजेंगे, यानी 48 घंटे के अंदर भेजेंगे। तो साथियों, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि भाई 34 आबकारी एक्ट की कार्रवाई कैसे की जाएगी, 34(2) की कार्रवाई कैसे की जाएगी, एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट, जुआ सट्टा, ये कार्रवाइयां कैसे की जाएंगी। अगर हमें प्रोसीडिंग का वीडियो बनाना है तो उसके लिए साथियों हम आपको बता दें, फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए यह कानून बना है ताकि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सके। पुलिस के ऊपर जो लांछन लगते हैं कि पुलिस ने झूठे केस बनाए हैं, पुलिस ने जबरदस्ती प्लांट करके केस तैयार किया है, किसी को फर्जी अरेस्ट किया है, तो ये जो लांछन लगते हैं ये लांछन ना लगे, तो इसके लिए जरूरी है वीडियो रिकॉर्डिंग। तो जब भी, चाहे वो एनडीपीएस की कार्रवाई हो, चाहे वो आर्म्स एक्ट की कार्रवाई हो, जैसे ही आप उस स्थान पर पहुंचेंगे जिस स्थान पर आपको प्रोसीडिंग करनी है, उस स्थान पर पहुंचते ही आपको स्टार्ट करना है वीडियो रिकॉर्डिंग। और जैसे ही आप वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद उस व्यक्ति, जिस व्यक्ति की तलाशी लेनी है, उसको रोक करके उसको क्या करेंगे, चारों तरफ से परिबद्ध करेंगे, अपने कब्जे में लेंगे, उसको बकायदा आप अपना नाम पता बताएंगे और आवश्यकता पड़ने पर अपनी तलाशी भी दे सकते हैं पंचों के सामने उसकी तलाशी से पहले, या जैसी केस की स्थिति है उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। लेकिन प्रोसीडिंग तो होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने जब्ती तैयार कर ली बाद में वीडियो बनाया, नहीं। जो प्रोसीडिंग है, चाहे वो जुआ की हो, अब बात आती है जुआ वाले केस में, भाई फड़ लगा रहता है। अब फड़ में से पुलिस रेड करने जाएगी तो जुआरी तो भाग जाएंगे और मौके में फड़ में जो मिलेगा रुपए, पैसे या ताश के पत्ते, उनको जब्त करेगी। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि किस व्यक्ति के पास फड़ का कितना दाव लगाने का था, कितना नहीं था। तो इसके लिए साथियों सबसे अच्छी बात यह है कि आपको उसमें नहीं पढ़ना है कि किसके पास क्या होगा। बहुत बार अधिकांशता ये होता है कि जब जुआड़ी भागता है ना, तो अपने साथ फड़ की अमाउंट भी लेकर के भाग जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, वीडियोग्राफी स्टार्ट करनी है और आपको वहां मौके पर पहुंचना है। जो व्यक्ति जितने मिल जाते हैं उनको आपको पकड़ना है। उसके बाद, पकड़ने के बाद मौके में जो भी चीजें मिल रही हैं, ताश के पत्ते, जितने भी रुपए हैं, तो उसका बकायदा लिखा पढ़ी करना है। यहां पर पहले जो जब्ती बनती थी वो ऐसी जब्ती अब नहीं बनेगी कि वो पहले लिखा जाता था इस व्यक्ति के पास से इतने, फड़ से इतने, इस व्यक्ति के पास से इतने, फड़ से इतने, वो नहीं, फड़ से टोटल अमाउंट इतनी और इतने व्यक्ति मौजूद थे। तो अब होता क्या है कि बहुत से लोग फड़ के रुपए लेकर के निकल जाते हैं, तो उनसे इंटेरोगेशन करना है, पूछताछ करना है, भाई तुमने कितने रुपए तुम्हारे पास लेकर के आए थे, कितने तुमने फड़ से उठाए, ये इंटेरोगेशन किया जाएगा और उनकी तलाशी ली जाएगी। तलाशी के दौरान जो भी चीजें मिलेंगी उनको जब्त किया जाएगा। लेकिन प्रोसीडिंग यही फॉलो किया जाएगा कि वीडियो रिकॉर्डिंग होगी तो होगी। किस प्रकार से, जैसे मान के चलिए सूचना मिलती है कि एक बंद स्थान पर कुछ लोग ताश पत्तों पर हार जीत कर दाव लगा रहे हैं रुपये और पैसों का। अब पुलिस वहां जा रही है रेड कार्रवाई करने, तो पुलिस को सबसे पहले क्या करना है, थाने से रवाना होना है, रोज नामचा में एंट्री करना है, विवेचना किट के साथ जाना है। क्यों? क्योंकि मौके में जब्ती होगी, सील चपड़ा सब साथ में रखना है।
जैसे ही और साथ ही साथ जैसे ही आप निकलेंगे आपको 2 पंचसाक्षी लेना है और उस स्थान पर पहुंचने से पहले ही आपको क्या करना है, वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर लेनी है। जैसे ही उस स्थान पर पहुंचेंगे चारों तरफ से घेर करके आपको कार्रवाई करनी है। तो जैसी भी स्थिति रहती है वैसी स्थिति में आपको कार्रवाई करनी है। अगर मान के चलिए जुआड़ी भाग जाते हैं तो उसका भी पंचनामा बनाना है, जो मौके पे मिलता है उसको जब्त करना है और जो लोग भागते हुए जितने भागे हैं उनका आपको पंचनामा बनाना है और जो चीज वहां मौके पे मिल रही है उसकी आपको सील जब्त करनी है, सील चपरा से। तो ये जो कंफ्यूजन है, अब बात आती है आबकारी में रेड करने जाएंगे तो शराब बनाने वाले व्यक्ति भाग जाते हैं। तो साथियों भागने वाले को भागने दीजिए, आपके कैमरे में वो दिख जाएगा भागता हुआ कि ये व्यक्ति भागा। अगर वह गलत नहीं है तो क्यों भागा। तो जितनी भी शराब मिल रही, जिस स्थान से मिल रही, वहां मौके पर ही जब्त होगी, मौके पर ही सैंपलिंग निकाली जाएगी, मौके पर ही प्रिजर्वेशन होगा और मौके पर ही सारी कार्रवाई होगी और उन पंच साक्ष्यों के सामने होगी। तो साथियों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 105 यही कहती है कि जितनी भी कार्रवाइयां होती हैं, चाहे वो एफआईआर के बाद हो, चाहे वह मुखबिर की सूचना पर से रेड कार्रवाइयां हो, माइनर एक्ट की कार्रवाइयां हो, चाहे एनडीपीएस की, आर्म्स एक्ट की, जुआ सट्टा आबकारी या अन्य किसी अधिनियम की कार्रवाइयां हो, इंजेक्शन की कार्रवाइयां हो, नशीले सिरप की कार्रवाइयां हो, जितनी भी कार्रवाइयां होंगी सब में वीडियो रिकॉर्डिंग बनेगी ही। तो साथियों ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई आबकारी एक्ट की कार्रवाई के दौरान कैसे वीडियोग्राफी करेंगे और जुआ की कार्रवाई के दौरान कैसे करेंगे। तो साथियों आपको वही करना है जैसा प्रोसीडिंग में लिखा हुआ है कि मौके में जैसे ही आपको पहुंचना है, आपको अपना मोबाइल, जो भी थाने के बाहर साधक अधिकारी है, जो भी रेड कार्रवाई कर रहे हैं, उनको क्या करना है, मोबाइल से सारी रिकॉर्डिंग करनी है। उसके बाद उस रिकॉर्डिंग को सेव करना है और सेव करने के बाद उस रिकॉर्डिंग को 48 घंटे के अंदर अपलोड करना है, संबंधित न्यायालय पहुंचाना है, जो जो चीजें मिली हैं, जब्ती की कार्रवाई की गई है। और साथ ही साथ एक बात और है साथियों कि 48 घंटे के अंदर जितनी भी जब्तियां तैयार की गई हैं, जितने भी प्रपत्र तैयार किए गए हैं, वो न्यायालय में पेश करना ही है। साथियों अब बात आती है जो वीडियो तैयार किया गया है वो सही है कि नहीं है। देखिए साथियों, हर चीज की एक वैधानिकता होती है, हर चीज की एक विश्वसनीयता होती है, हर चीज की एक सत्यता होती है। कल की डेट में आपके इस वीडियो में कोई प्रश्न ना खड़ा कर पाए किस चीज का, कि इसके साथ छेड़छाड़ की गई है, एडिटिंग टेम्परिंग की गई है। तो इसके लिए जरूरी है हैश वैल्यू फाइंड करना। क्या करना, हैश वैल्यू निकालना। जब आप फाइल अपलोड कर रहे हैं लैपटॉप में तो अपनी फाइल, मोबाइल वाले फाइल में जो ओरिजिनल है उसकी हैश वैल्यू प्लस जो आप सीडी में कर रहे हैं कन्वर्ट, उसकी हैश वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए, आपको मिलाना है। हैश वैल्यू का एक पंचनामा तैयार करना होगा इसके लिए। तो हैश वैल्यू कैसे निकालेंगे हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, जस्ट अभी अगले वीडियो में हम आपको हैश वैल्यू के बारे में बताएंगे। तो साथियों थाने के बाहर साधक अधिकारी सब क्लॉज 2 में तलाशी लेंगे और वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। सब क्लॉज 3 क्या कहता है, सब क्लॉज 3 कहता है कि यदि थाने के बाहर साधक अधिकारी तलाशी लेने में असमर्थ हैं और अन्य ऐसा व्यक्ति जो तलाशी लेने के लिए सक्षम है उस समय उपस्थित नहीं है। मान लीजिए थाने के बाहर साधक अधिकारी तलाशी लेने के लिए असमर्थ हैं और वहां पर कोई ऐसा अधिकारी मौजूद नहीं है जो कि तलाशी ले सके, तो वह ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात तो वह जो थाने के बाहर साधक अधिकारी हैं इसका कारण लिखेंगे रोजनामचा में। क्या करेंगे, रोजनामचा में बाकायदा कारण लिखेंगे और अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को आदेशित करेंगे कि तलाशी उस स्थान पर जाकर लें। यथासंभव उस चीज को जिसके लिए तलाशी ली जानी है निर्दिष्ट किया जाएगा, तब ऐसा अधीनस्थ उस चीज के लिए तलाशी उस स्थान में ले सकेगा। तो उस स्थान की तलाशी लेने के लिए फिर वह थाने का बाहर साधक के अधीन जो अधीनस्थ अधिकारी है वो जाएगा और तलाशी की कार्रवाई करेगा। तो अधीनस्थ द्वारा ली गई तलाशी। सब क्लॉज 4 क्या कहता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 103 के उपबंध लागू होंगे। 103 के उपबंध आपको हम पहले भी बता चुके हैं और शॉर्ट में हम आपको फिर से बता देते हैं। साथियों हम आपको पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि किस प्रकार से 103 में तलाशी ली जाएंगी। साथियों इस धारा के अंतर्गत तलाशी लेने के पूर्व तलाशी में हाजिर रहने और तलाशी
कार्रवाई का साक्षी होने के लिए उसी मोहल्ले के जिसमें तलाशी लिए जाने वाला स्थान है 2 या अधिक स्वतंत्र और प्रतिष्ठित निवासियों को पंच साक्षी के रूप में उपस्थित रहने हेतु बुलाया जाएगा। 2 लोगों को बुलाया जाएगा पंच साक्षियों को उपस्थित रहने के लिए। नंबर दूसरा, यदि उसी मोहल्ले के स्वतंत्र और प्रतिष्ठित व्यक्ति साक्षी बनने से इंकार करते हैं तो इसका उल्लेख भी केस डायरी और रोजनामचे में किया जाएगा। नंबर तीसरा, कोई व्यक्ति लिखित आदेश देने के बावजूद भी तलाशी साक्षी के रूप में उचित कारण के बिना हाजिर नहीं होता है तो भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के तहत कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। नंबर चौथा, यदि उसे लोकेलिटी के स्वतंत्र साक्षी तलाशी के पंच साक्षी बनने के लिए तैयार ना हो तब किसी अन्य एरिया के 2 या अधिक स्वतंत्र और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलाया जाएगा। अगर उस एरिया के लोकल के तैयार नहीं है तो दूसरे एरिया के बुलाया जाएगा। नंबर 5वां, तलाशी प्रारंभ करने के पूर्व पुलिस अधिकारी एवं साक्षियों को अपनी तलाशी संबंधित स्थान के निवासी या भारसाधक व्यक्ति को देना चाहिए। तलाशी लेने से पहले क्या करना है? अपनी तलाशी उस स्थान के भारसाधक व्यक्ति को देना चाहिए और इसका पंचनामा बनाया जाना चाहिए ताकि इस बात का संदेह न रहे कि तलाशी वाले स्थान पर पुलिस ने कोई वस्तु रख दी है। नंबर 6वां, तलाशी लिए जाने वाले स्थान पर पहुंचकर उस स्थान में निवास करने वाले व्यक्ति या उस स्थान के भारसाधक व्यक्ति को तलाशी वारंट दिखाकर उस स्थान में प्रवेश किया जाएगा। वह व्यक्ति तलाशी करने वाले अधिकारी को उस स्थान में प्रवेश करने देगा, रोकेगा नहीं। वहां तलाशी लेने के वे सब उचित सुविधाएं भी देगा। कौन? उस घर का स्वामी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार यदि उस स्थान में उपरोक्त प्रकार से प्रवेश नहीं हो पा रहा है, मतलब उस घर का स्वामी प्रवेश नहीं करने दे रहा है, तो तलाशी करने वाला अधिकारी उस स्थान में बलपूर्वक प्रवेश करेगा। आवश्यक होने पर दरवाजे खिड़की भी तोड़ सकते हैं। 8वां, उस स्थान की तलाशी के दौरान उस स्थान के अधिभोगी या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को हाजिर रहने की अनुज्ञा दी जाएगी। मतलब उस स्थान के भारसाधक जो व्यक्ति हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति को उपस्थित रखा जाएगा। नंबर 9वां, तलाशी 2 या अधिक स्वतंत्र और प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में ली जाएगी और ऐसी तलाशी में प्राप्त जब्त वस्तुओं की सूची तैयार की जाएगी। क्या की जाएगी? प्राप्त जब्त जो भी सूची है, जो भी वस्तुएं हैं उनकी सूची तैयार की जाएगी। सूची पर तलाशी करता अधिकारी और तलाशी साक्षियों व अधिभोगी यानी कि जिसके सामने जिसके घर से तलाशी ली गई है उसके हस्ताक्षर प्रत्येक पृष्ठ पर लिए जाएंगे। 10वां, इस हस्ताक्षरित सूची की एक प्रतिलिपि ऐसे स्थान के स्वामी जो अधिभोगी है उसको या उसकी ओर से उपस्थित व्यक्ति को दी जाएगी। नंबर 11, यदि ऐसे स्थान में या उसके आसपास ऐसा व्यक्ति जिस पर संदेह है कि वह अपने शरीर पर ऐसी कोई वस्तुएं छुपाए हुए हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने शरीर पर कोई ऐसी वस्तु छिपाए हुए है जिसकी तलाशी ली जानी चाहिए, तो उस व्यक्ति की भी तलाशी ली जा सकती है। यदि वह व्यक्ति स्त्री है तो उसकी तलाशी शिष्टता का पूर्ण ध्यान रखते हुए अन्य स्त्री द्वारा तलाशी ली जाएगी या अन्य महिला पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी ली जाएगी और ऐसी तलाशी में प्राप्त सब वस्तुओं की भी सूची तैयार की जाएगी और एक प्रति ऐसे व्यक्ति को प्रदत्त की जाएगी। नंबर 12वां, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों की ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि तलाशी दिन में ही की जाना चाहिए, परंतु समानता तलाशी दिन में ही की जाना चाहिए। परंतु यदि किसी स्थान की तलाशी लिए जाने की आवश्यकताओं के संबंध में शाम को सूचना प्राप्त होती है और यह संभावना है कि सूर्योदय तक इंतजार करना साक्ष्य छुपा या नष्ट कर दी जाएंगी, तो ऐसे स्थान को सील कर देना चाहिए और उसकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड नियुक्त कर देना चाहिए। परंतु यह संभव ना हो तो तलाशी रात में ही ली जा सकती है। अगर सील बंद किया जाना संभव नहीं है तो तलाशी रात में ही ली जा सकती है। नंबर 13, तलाशी को विधिक प्रावधानों का पूर्णतः पालन करते हुए कंप्लीट करना चाहिए। जहां तक संभव हो संपत्ति को नुकसान कारित नहीं किया जाना चाहिए। 14, साक्ष्य को विलोपित न कर दिया जाए। इस हेतु जब एक बार तलाशी प्रारंभ हो जाए तो उस भवन के अंदर उपस्थित व्यक्तियों को बाहर जाने और बाहर के लोगों को अंदर आने की अनुमति नहीं देना चाहिए। एक बार तलाशी स्टार्ट हो गई तो फिर ना अंदर से कोई बाहर जाएगा ना बाहर से कोई अंदर आएगा। तलाशी साक्ष्यों की उपस्थिति में वांछित साक्ष्य हेतु प्रत्येक कक्ष या संपूर्ण परिसर में
वांछित साक्ष्य हेतु प्रत्येक कक्ष या संपूर्ण परिसर की या वारंट में उल्लेखित भाग की तलाशी ली जा सकती है। वारंट में उल्लेखित भाग की या संपूर्ण कक्ष की या संपूर्ण परिसर की, लेकिन तलाशी ली जाएगी तो किसके सामने? साक्ष्यों के। तलाशी से पूर्व की तलाशी साक्ष्यों को तलाशी का उद्देश्य बता देना चाहिए। जब भी तलाशी की प्रोसीडिंग होगी तो उद्देश्य साक्ष्यों को बताना होगा और उनकी वास्तविक उपस्थिति में ही तलाशी ली जाना चाहिए, ताकि न्यायालय में साक्ष्य के समय साक्षियों द्वारा संपूर्ण तथ्यों को सही वर्णन दिया जा सके। नंबर 15, तलाशी में मिली प्रत्येक वस्तु की स्पष्ट सूची बनाना चाहिए। तलाशी में मिली प्रत्येक वस्तु की स्पष्ट सूची बनाना चाहिए और उसमें वस्तुओं के पहचान चिन्ह और अन्य विवरण भी उल्लेखित करना चाहिए। वस्तुओं के पहचान चिन्ह, अन्य विवरण भी उल्लेखित किए जाने चाहिए। वस्तुएं किस स्थान से मिली हैं और उन्हें उस स्थान से कैसे निकाला गया, यह भी वर्णन करना चाहिए। उस भवन का नंबर, पता, भवन के स्वामी या भार साधक का नाम, पता आदि विवरण लेख करना चाहिए, जिससे कि उस पर किसका अनन्य अधिपत्य तथा प्रमाणित किया जा सके। नंबर 16, उस स्थान के स्वामित्व और भार साधन के संबंध में दस्तावेजी प्रमाण जब्त किए जाना चाहिए और इसका उल्लेख सर्च लिस्ट में किया जाना चाहिए। यानी जो भी जब्ती प्रोसीडिंग है उसमें उल्लेख करना चाहिए और केस डायरी में भी जो उस थाने का, उस घर का भार साधक व्यक्ति है, घर का स्वामी है, उसके संबंध में दस्तावेजी प्रमाण पत्र भी एकत्रित किए जाने चाहिए। सर्च लिस्ट के प्रत्येक पृष्ठ पर दिनांक सहित हस्ताक्षर किया जाना चाहिए और साक्ष्यों के भी प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करवाना चाहिए। इस सूची की एक प्रति उस स्थान के स्वामी या भार साधक से प्राप्ति लेकर उसे देनी चाहिए। सर्च मतलब जब्ती की पत्रक जो तैयार होता है उसकी एक प्रति सामने वाले को भी देंगे और उस पर रिसीविंग भी लेंगे। अब यह हो गई तलाशी की प्रोसीडिंग। तलाशी के पहले भी हमने आपको बता दिया क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब बात आती तलाशी के बाद क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तलाशी लेने के तत्काल बाद निकटतम मजिस्ट्रेट जो उस अपराध का संज्ञान लेने के लिए सक्षम है, उन अभिलेखों की प्रतियां भेजी जाएंगी जो तलाशी अधिकारी ने तलाशी लेने से पहले और अपने अधीनस्थ अन्य पुलिस अधिकारी को तलाशी का अधिकार देते समय तैयार किए थे। जितने भी दस्तावेज अभिलेखित किए गए हैं उन सभी के दस्तावेजों को 48 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना है, संबंधित न्यायालय में। इन दस्तावेजों की प्रतियां तलाशी ली जाने के स्थान के स्वामी या उसके अधिभोगी को उसके आवेदन पर मजिस्ट्रेट द्वारा निःशुल्क दी जाएंगी। तो साथियों, ये हमने आपको बताया कि किस प्रकार से तलाशी ली जाएगी। अब हम आपको बताएंगे तलाशी उपरांत जब्ती की प्रक्रिया भी बता देते हैं। तलाशी के दौरान जब्त वस्तुओं का जब्ती पंचनामा विधि अनुसार घटना स्थल पर ही साक्षियों एवं जिसके अधिपत्य से, घटना स्थल पर ही जो साक्षी हैं, स्वतंत्र साक्षी, उनके सामने और जिससे बरामद हुआ है, जिससे मिला है, जिससे जब्त किया जा रहा है, यदि वह वहां उपस्थित है तो उसकी उपस्थिति में तैयार किया जाना चाहिए। अगला, जब्ती पंचनामा में जब्त वस्तुओं के विवरण और उनकी वास्तविक कीमत लिखी जानी चाहिए। जो वस्तु जब्त की गई उसका विवरण और उसकी वास्तविक कीमत लिखी जानी चाहिए। अगला, जब्त वस्तुओं को घटना स्थल पर ही चिटबंद और सीलबंद किया जाना चाहिए और ऐसा करने का उल्लेख जब्ती पंचनामे में किया जाना चाहिए। मौके पर ही क्या होगा? चिटबंद और सीलबंद किया जाएगा। अगला, यदि जब्त शुदा सामग्री में से जांच हेतु सैंपल के रूप में सामग्री निकाली गई तो इसका उल्लेख भी जब्ती पंचनामे में किया जाना चाहिए। अगर सैंपल के लिए कुछ निकाला गया तो उसका उल्लेख भी किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, इस पंचनामे पर जब्तीकर्ता पुलिस अधिकारी स्वतंत्र साक्ष्यों के हस्ताक्षर के साथ ही जिस व्यक्ति के अधिपत्य यानी जिसके कब्जे से वस्तु जब्त की जा रही है उसके भी हस्ताक्षर करवाए जाना चाहिए। नेक्स्ट, जब वस्तुओं को जिस सील से सीलबंद किया गया है उसे जब्ती पंचनामे पर नमूना सील के कॉलम में अंकित किया जाना चाहिए। मतलब जब्ती पत्रक में सील जरूर लगानी चाहिए। जब्ती पंचनामे पर जब्ती पंचनामा तैयार किए जाने की दिनांक, समय, स्थान का उल्लेख किया जाना चाहिए। जब्ती पंचनामा निर्धारित प्रारूप में मौके पर तैयार किया जाना चाहिए तथा उसके समस्त बिंदुओं को प्रविष्ट तत्समय ही की जाना चाहिए। जब्ती पंचनामे के बिंदु क्रमांक 10 में उल्लेखित संपत्ति विवरण फॉर्म भरकर जब्ती पंचनामे के साथ संलग्न करना चाहिए। क्या करना चाहिए? संपत्ति विवरण फॉर्म भरकर जब्ती पंचनामे के साथ संलग्न करना चाहिए। अगला है, यदि परिस्थितियां ऐसी हों कि घटना स्थल पर जब्ती पंचनामा तैयार करना संभव ना हो, जैसे कि आकस्मिक रूप से बरामदगी हो जाए और बरामदगी करने वाले पुलिस अधिकारी के पास घटना स्थल पर जब्ती पंचनामा तैयार करने की सुविधा ना हो,
तब ऐसी स्थिति में अधिकारी बाद में जब्ती पंचनामा तैयार कर सकता है, परंतु ऐसा करने के न्यायोचित और तर्कसंगत आधार होना चाहिए और उनका वर्णन केस डायरी में किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, जहां जब्ती पंचनामा बाद में तैयार किया जाता है वहां पुलिस अधिकारी को कारण बताना चाहिए। जहां जब्ती पंचनामा बाद में तैयार किया जाता है वहां पुलिस अधिकारी को कारण बताना चाहिए कि उसने बरामदगी के स्थल पर पंचनामा तैयार क्यों नहीं किया। जब्ती पंचनामा तैयार करने में हुआ असाधारण विलंब जब्ती की कार्रवाई को संदेहपूर्ण बनाता है। जब्ती पंचनामा तैयार करने में हुआ असाधारण विलंब जब्ती की कार्रवाई को संदेहपूर्ण बनाता है। इन संदेहपूर्ण परिस्थितियों से बचने के लिए तलाशी और जब्ती के संबंध में विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए तलाशी एवं जब्ती संबंधी प्रपत्र घटना स्थल पर ही तैयार किए जाने चाहिए, यानी मौके पर ही तैयार किए जाने चाहिए ताकि प्रश्न न उठ पाए, यानी किसी प्रकार की ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो पाए जिससे यह आरोप लगे, लांछन लगे कि ऐसा हुआ नहीं है, ये जब्ती सही नहीं है। चोरी के प्रकरणों में चोरी गई वस्तु का वास्तविक और घटना के समय का मूल्य लिखना चाहिए। जब्ती पंचनामे और फरियादी के कथन में चोरी हुई वस्तु के मूल्य में समानता होनी चाहिए, अन्यथा जब्त वस्तु की चोरी की संपत्ति यह प्रमाणित किया जाना कठिन होगा कि यह जो जब्त हुई है वही चोरी की संपत्ति है। नेक्स्ट क्या है, आबकारी अधिनियमों के प्रकरण में जब्तशुदा सामग्री के संपूर्ण विवरण तथा मात्रा, वजन, वास्तविक कीमत आदि लिखना चाहिए। शराब जब्ती के मामले में जब्तशुदा शराब की कुल पेटियों की संख्या कितनी है, प्रत्येक पेटी में कितनी शराब की बोतल या पाव क्वार्टर हैं, उन पर लगे सील, बेच और लेबल का विवरण लिखना चाहिए। जितनी शराब एक ही तरह की हो उसके बारे में लिखना चाहिए कि सभी पेटियों में समान बोतलें थीं, उन सब में एक समान रंग का द्रव्य भरा हुआ था, सभी के ढक्कन सील पैक थे और सभी पर इस प्रकार की अमुक प्रकार की शराब के एक समान लेबल लगे हुए थे। उनमें रेंडमली कितनी संख्या में बोतल, पाव आदि जांच के लिए सैंपल के रूप में निकाले थे, कितनी जांच के लिए निकाले थे उल्लेख करना चाहिए। कुल शराब कितने बल्क लीटर थी लिखना चाहिए। जब्ती पंचनामे में जब्तशुदा समस्त शराब एवं सैंपलों को चिटबंद, सीलबंद किए जाने के बारे में लिखना चाहिए। जांच के लिए निकाले गए सैंपल प्रातिनिधिक सैंपल क्यों हैं, इसका निर्धारण करने वाले तथ्यों का वर्णन करना चाहिए। नेक्स्ट, आयुध अधिनियम के प्रकरणों में जब्तशुदा हथियार के धारदार होने और उसके धारदार फल की लंबाई व चौड़ाई के विवरण स्केल व इंच टेप के नाप कर इंच में लिखना चाहिए, क्योंकि धारा 4 के तहत जारी अधिसूचना में इंच के आधार पर ही आयुध धारित करना पर प्रतिबंधित आरोपित किया गया है। यदि आयुध स्प्रिंगदार हो तो इसका स्पष्ट उल्लेख पंचनामे में किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? स्पष्ट उल्लेख पंचनामे में किया जाना चाहिए। कुछ अन्य विशेष अधिनियम में तलाशी एवं जब्ती संबंधी प्रावधान है। नंबर 1 है एनडीपीएस एक्ट 1985। इस अधिनियम की धारा 51 के अनुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के उपबंध इस अधिनियम के तहत किए जाने वाले वारंट, गिरफ्तारी, तलाशी और अभिकरण को लागू होंगे। मतलब इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि इस अधिनियम की धारा 51 के अनुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत किए जाने वाले वारंट, गिरफ्तारी, तलाशी और कब्जे में लेने के नियम प्रावधान लागू होंगे। एनडीपीएस एक्ट के अधिनियम के तहत मादक पदार्थ की तलाशी एवं जब्ती की कार्रवाई में अधिनियम की धारा 42, 50, 55 व 57 के अज्ञापक प्रावधानों का पालन करते हुए कार्रवाई की जाना चाहिए। एनडीपीएस एक्ट के यानी मादक पदार्थ की तलाशी एवं जब्ती कार्रवाई में अधिनियम की धारा 42, 50, 55 व 57 के अज्ञापक प्रावधानों का पालन करते हुए कार्रवाई की जाना चाहिए। ये तो हो गया एनडीपीएस एक्ट में। अब दूसरा है मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 में तलाशी एवं जब्ती संबंधी प्रावधान। इस अधिनियम की धारा आबकारी एक्ट की धारा 58 के अनुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तलाशियों, तलाशी वारंटों तथा अवगिरत यानी कब्जे में ली गई चीजों के बेन से संबंधित उपबंध इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय यथासाक इस अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्रवाई को लागू होंगे। इस प्रकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधान इधर भी लागू होंगे, आबकारी एक्ट में भी। आबकारी अधिनियम की धारा 52 के अनुसार
आबकारी उपनिरीक्षक के पद से अनिम्न पद का अधिकारी और पुलिस अधिकारी जो प्रधान आरक्षक से निम्न पद का ना हो, इस अधिनियम के अधीन दायित्वाधीन वस्तुओं की जब्ती की कार्यवाही तलाशी लेने की शक्ति रखता है। यानी हेड कांस्टेबल से ऊपर भी हो सकता है और उपनिरीक्षक के पद से अनिम्न ना हो। तो ये दोनों कंडीशन स्पष्ट कर दी गई हैं। धारा 53 क्या बोलती है? मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के अधीन मजिस्ट्रेट को इत्तला मिलने पर और ऐसी जांच के पश्चात जिसे वह आवश्यक समझे तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति है। 53 में क्या है? तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति मध्य प्रदेश आबकारी एक्ट में। मध्य प्रदेश आबकारी एक्ट की धारा 54 के अनुसार आबकारी उपनिरीक्षक के पद से अनिम्न पद का अधिकारी और पुलिस अधिकारी जो प्रधान आरक्षक है निम्न पद का न हो, यह विश्वास करने का कारण हो कि धारा 34 आबकारी एक्ट, 35 आबकारी एक्ट, 36, 36A, 36B, 36C, 37, 38, 38A, 39, 40 के अधीन अपराध किया गया है, किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है और तलाशी वारंट प्राप्त करने में जो समय लगेगा उस दौरान अपराधी के निकल भागने और साक्ष्य के छुपा दिए जाने की संभावना है। तो ऐसे विश्वास के आधारों को अवलोकित कर वारंट के बिना भी किसी भी समय तलाशी लेने की शक्ति है। आबकारी एक्ट की धारा 54 के अनुसार तलाशी वारंट के बगैर भी तलाशी ली जाएगी, प्रावधान किया गया। क्यों? क्योंकि अगर विलंब किया गया तो वह शराब को नष्ट कर देगा। फिफ्थ क्या कहता है? मध्य प्रदेश आबकारी बिना वारंट के तलाशी की शक्ति का प्रयोग। तो मध्य प्रदेश आबकारी नियम 2014 के नियम 3 के अनुसार अधिनियम की धारा 54 के अधीन तलाशी लेने के लिए सशक्त प्रत्येक अधिकारी वारंट के बिना किसी स्थान में प्रवेश करने और तलाशी लेने के लिए उस स्थान में प्रवेश करने के पूर्व प्रारूप ए में अपने प्रवेश करने और तलाशी लेने के उस स्थान में प्रवेश करने के पूर्व प्रारूप ए में अपने विश्वास करने और समाधान कर लेने के उन आधारों को अवलिखित करेगा कि अपराधी द्वारा 34, 35, 36, 36A, 36B, 36C, 37, 38, 38A, 39, 40 के अधीन अपराध किया गया है, किया जा रहा है अथवा किया जाना संभावित है। रोजनामचा में एंट्री अवश्य की जाएगी। वह तलाशी के पूर्व इस दस्तावेज की एक प्रति उस आरोपी को जिसकी की अभिरक्षा में स्थान है सौंपेगा या यह दस्तावेज केस डायरी का भाग होगा। यह जो सौंपा जाएगा प्रति हुए केस डायरी का भाग होगा। नियम 4 के अनुसार प्रत्येक अधिकारी अधिनियम की धारा 54 के अधीन की गई ऐसी तलाशी के संबंध में परिणाम की एक विस्तृत रिपोर्ट प्रारूप बी में कलेक्टर को या यथासंभव शीघ्र प्रस्तुत करेगा। नियम 5 के अनुसार प्रत्येक अधिकारी ऐसी तलाशी तथा उसके परिणामों के संबंध में एक मासिक रिपोर्ट प्रारूप सी में कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार आबकारी अधिनियम के उपरोक्त उपबंधों एवं नियमों से प्रकट है कि आबकारी अधिनियम की धारा 52, 54 के अधीन तलाशी एवं जब्ती की कार्रवाई करने की शक्तियां आबकारी विभाग के उपनिरीक्षक तथा पुलिस विभाग के प्रधान आरक्षक से अनिम्न पंक्ति के अधिकारी को प्राप्त है। यानी आबकारी विभाग में कौन? उपनिरीक्षक से नीचे का नहीं और पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल से नीचे का नहीं, इनको अधिकार प्राप्त है तलाशी का। तलाशी उपरांत तलाशी के परिणाम की सूचना कलेक्टर महोदय को भेजी जाएगी। नंबर 3 क्या कहता है? सार्वजनिक धूत अधिनियम में हम पढ़ेंगे। अभी हमने आबकारी का क्लियर कर दिया, अब हम पढ़ेंगे सार्वजनिक धूत अधिनियम। सार्वजनिक धूत अधिनियम 1867, द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867। इस अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत जिले के मजिस्ट्रेट या उप या सहायक पुलिस अधीक्षक मध्य प्रदेश संशोधन को तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति है। यानी डीएसपी भी तलाशी वारंट जारी कर सकते हैं। तलाशी के लिए किसी स्थान में वह स्वयं प्रवेश कर सकेगा या अपने वारंट द्वारा किसी पुलिस अधिकारी को जो ऐसी पंक्ति से नीचे का ना हो जैसा राज्य सरकार इस निमित्त नियत करे प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। जो प्राधिकृत व्यक्ति है उसको दे सकते हैं लिखित में कि भैया तुम जाकर के आप जाकर के तलाशी लो। तलाशी वारंट में उस स्थान की तलाशी ली जानी है का यथासाध्य पूर्ण विवरण अंकित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम 1957, द कॉपीराइट एक्ट 1957। इस अधिनियम की धारा 64 के अनुसार यदि किसी पुलिस अधिकारी का जो उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो, कॉपीराइट एक्ट की धारा 64 कहती है कि पुलिस अधिकारी जो उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो, यह समाधान हो जाता है कि धारा 63 के अधीन कोई अपराध किया गया है।
जब यह समाधान हो जाता है कि धारा 63 के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है या किया जाना संभव है, तो वह उस कृति की सभी प्रतियां और प्लेटें जहां भी वे पाई जाएं वारंट के बिना अवगत कर सकेगा। और इस प्रकार अवगत यानी जब्त सभी सामग्री अविलंब मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश की जाएंगी। साथ ही साथ रोजामचे में एंट्री भी होगी। उपरोक्त प्रावधानों के द्वारा 63 के उल्लंघन की दशा में औपनिरीक्षक या उससे ऊपर की पंक्ति के पुलिस अधिकारी को तलाशी एवं जब्ती के अधिकार दे दिए गए हैं। उपरोक्त प्रावधानों के द्वारा धारा 63 के उल्लंघन की दशा में अगर उल्लंघन होता है तो उस स्थिति में अधिकार उपनिरीक्षक या उससे ऊपर की पंक्ति के पुलिस अधिकारी को तलाशी एवं जब्ती के अधिकार दिए गए हैं। पांचवा कहता है व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999, द ट्रेड मार्क्स एक्ट 1999। इस अधिनियम की धारा 115 की उपधारा 4 में पुलिस उपाधीक्षक या समतुल्य पंक्ति के पुलिस अधिकारी को डीएसपी या उस पंक्ति के समतुल्य पुलिस अधिकारी को इस अधिनियम की धारा 103, 104 और 105 के अधीन अपराधों के संबंध में बिना वारंट तलाशी लेने और अपगृत करने की शक्ति दी गई है। इस प्रकार अपगृत सभी वस्तुएं यथाशक शीघ्र प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश की जाएंगी। पुलिस अधिकारी को कोई तलाशी लेने या अपहरण किए जाने के पूर्व व्यापार चिन्ह से संबंधित अपराध में अंतर्गत तथ्यों के बारे में रजिस्ट्रार की राय अभिप्राप्त करेंगे और इस प्रकार प्राप्त राय का पालन किया जाएगा। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। इस अधिनियम की धारा 80 के अनुसार पुलिस अधिकारी जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो यानी इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का ना हो, या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का कोई अन्य अधिकारी जो केंद्रीय सरकार या इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो या केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, इस प्रकार से कि किसी सार्वजनिक स्थान जिसमें कि सार्वजनिक वाहन, कोई होटल, कोई दुकान या कोई ऐसा अन्य स्थान जो जनता द्वारा उपयोग के लिए आश्रयित है, उनकी पहुंच में प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा। इस प्रकार के अपराध पाए जाने पर किस प्रकार के आईटी एक्ट के 7 पॉइंट कहता है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956। इस अधिनियम की धारा 15 की उपधारा 1 के अनुसार विशेष पुलिस अधिकारी या दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी जिन्हें धारा 13 के तहत ऐसा घोषित किया गया हो, वारंट के बिना प्रवेश करने और तलाशी लेने के अधिकार हैं। गृह पुलिस विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की अधिसूचना क्रमांक F 1248/2020/1 2 दिनांक 12/9/2002 के द्वारा इस अधिनियम के उपबंध में धारा 13/1/4 के तहत विशेष पुलिस अधिकारी निरीक्षक अजाक शिकायत शाखा उप पुलिस अधीक्षक अजाक शिकायत शाखा पुलिस अधीक्षक AIG अजाक शिकायत शाखा को विशेष पुलिस अधिकारी घोषित किया गया है। धारा 15(2) के अनुसार तलाशी साक्षी के रूप में उसी परिक्षेत्र की सीमा में तलाशी लिए जाने वाला स्थान है कम से कम एक महिला होगी। तो इस प्रकार तलाशी एवं जब्ती के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उपबंधों में दी गई प्रक्रिया के साथ ही किसी विशेष अधिनियम के उपबंधों के संबंध में उन अधिनियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार तलाशी एवं जब्ती की कार्रवाई की जाएगी या की जाना चाहिए। जहां विशेष अधिनियम में तलाशी और अभियान के संबंध में प्रक्रिया संबंधी कोई उपबंध न हो, वहां पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दी गई प्रक्रिया का अनुपालन करना होगा। यदि विशेष अधिनियम में तलाशी जब्ती संबंधी विशेष उपबंध दिए गए हैं तो उनका पालन करना होगा और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधान उस सीमा तक लागू होंगे जहां तक वे विशेष अधिनियम के उपबंधों को असंगत ना हो। अनुसंधान के दौरान तलाशी एवं जब्ती से प्राप्त भौतिक साक्ष्य अपराध को प्रमाणित किए जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः ऐसी साक्ष्य की विश्वसनीयता या मौलिकता बनी रहे और उस पर किसी प्रकार का संदेह न किया जा सके, इस हेतु उपरोक्त विधिक प्रावधानों का पूर्णतः पालन करते हुए कार्रवाई किए जाना विधिक अपेक्षा है तथा विचारण के दौरान विवेचना अधिकारी को अपनी मौखिक साक्ष्य से उक्त कार्रवाइयों को प्रमाणित करना होता है। समय अंतराल के कारण विवेचक द्वारा न्यायालय में परीक्षण के समय कार्रवाई को उसी अनुरूप में बता पाना संभव नहीं है। इस हेतु
धारा 159 यानी 159 साबी के तहत सुस्पष्ट प्रावधान है, साक्षी अपने कथन के समय न्यायालय की अनुमति से अभिलेख को स्मृति ताजा कर सकेंगे। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का नया दृष्टांत कर्नाटक राज्य वीवी के अरप्पा रेड्डी अवलोकनीय है, जिसमें प्रतिपादित किया गया है कि इन्वेस्टिगेशन अधिकारी को जहां तक संभव हो न्यायालय में पूछे गए प्रश्न का उत्तर इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो कुछ लिखा गया था उसके आधार पर देना चाहिए। यह अभिलेख उसके द्वारा साथ साथ की गई प्रविष्टियां हैं और इसलिए उसकी याददाश्त को ताजा करने के लिए हमेशा सलाह योग्य है और किसी प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व उन अभिलेखों को देखें। तो साथियों, ये हमने आपको बताया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 185 जो कि सीआरपीसी की धारा 165 के समरूप है, पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 105 जो कि नई धारा है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि इसके अधीन जितनी भी जब्ती की कार्रवाई की जाएगी, तलाशी की कार्रवाई की जाएगी, सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग तैयार की जाएगी, ऑडियो वीडियो तैयार की जाएगी। क्योंकि जिससे कि किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप ना लगे पुलिस के ऊपर और सही कार्रवाई हो, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, फेयर कार्रवाई हो। तो साथियों, जिन साथियों को ये डाउट हो कि भाई अगर आदमी भाग गया है तो उसका स्पष्ट पंचनामा बनाए कि भाग गया, ये सामान मौके पे मिला, और उसका इन्वेस्टिगेशन करें कि ये उसी का है। तो हमने जो प्रावधान बताए हैं उनका पालन करें। साथ ही साथ जिनके दिमाग में ये चीज हो कि भाई जुआ की स्थिति कार्रवाई कैसे करेंगे, आबकारी एक्ट की कार्रवाई कैसे करेंगे, तो हमने स्पष्ट कर दिया है कि जुआ की कार्रवाई जब भी करेंगे तो उस टाइम में भी आपको प्रोसीडिंग करते ही आपको क्या करना है, वीडियो चालू कर लेना है मोबाइल से, पूरी वीडियो क्लिप तैयार करनी है जब तक कि उसकी सील बंद ना हो जाए। मतलब वो कब्जे पुलिस लेने के बाद, जब्ती कार्रवाई करने के बाद सील बंद ना कर दिए जाए, जब तक वीडियो रिकॉर्डिंग करना है। चाहे वो एनडीपीएस हो चाहे आर्म्स एक्ट हो। एनडीपीएस में जैसे ही पुलिस उस व्यक्ति के घर के पास या उस व्यक्ति के पास पहुंचने वाली होगी वैसे ही वीडियो कैमरा स्टार्ट हो जाएगा और पूरी की पूरी प्रोसीडिंग वीडियो कैमरा के सामने होगी, उसी के सामने। ऐसा नहीं है कि वीडियो कैमरा 5 मिनट के लिए हो गया कि चालू कर लिया बंद कर लिया, क्रॉपिंग नहीं होनी चाहिए। वीडियो जब एक बार चालू होगा तो चालू होगा। तो मेरे हिसाब से जब भी आप वीडियोग्राफी करें या कोई भी पुलिस अधिकारी ऐसी कार्रवाई करने जाए तो अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड में जरूर डाल लें, क्योंकि बीच बीच में अगर कॉल आ गए तो वो वीडियो क्लिप कट जाएगी और फिर कटी हुई को आप जोड़ेंगे तो वो फिर मान्य नहीं होगी क्लिप। इसलिए अगर या तो एक अलग ऐसा मोबाइल रखें जिसमें कि सिम ना हो, जिससे कॉल ना आए, या अगर आप अपना स्वयं का मोबाइल यूज कर रहे हैं तो उस टाइम में एयरप्लेन मोड में डालें ताकि डिस्टरबेंस ना हो और उस सही तरीके से उस घटना की, उस कार्रवाई की वीडियो क्लिप तैयार की जा सके। क्योंकि अगर किसी भी जगह मान लीजिए आपने वीडियो बना रहे थे, इतने में फोन आ गया, फोन कटा, वीडियो क्लिप फिर रुक गई, फिर आपने फिर वीडियो तैयार की तो 2 क्लिप हो गई और इस बीच में गैप भी हुआ टाइम। अगर आप जोड़ रहे हैं तो टेम्परिंग की श्रेणी में आ जाएगा, एडिटिंग की श्रेणी में आ जाएगा। तो इसलिए जरूरी क्या है, एरोप्लेन मोड में मोबाइल डाल लें। जब आप एरोप्लेन मोड में मोबाइल डाल लेंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग कंटिन्यू होती रहेगी। तो साथियों, जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। साथ ही साथ लास्ट में एक बार और हम बता देते हैं, 105 में मतलब 185 के अधीन इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी चीजें जब्त की जाएंगी उन सब की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। ऐसा नहीं है कि दारू पकड़ लो बाद में वीडियो बना लो, नहीं, आपको उस स्थान से पहले पहुंचने से पहले वीडियो चालू कर लेना है और रेड करना है। रेड का मतलब ही यही होता है और रेड कार्रवाई के दौरान आपको वीडियोग्राफी तैयार करनी है। तो रेड कार्रवाई के दौरान जैसी स्थिति बनती है वैसी स्थिति में आपको क्या करना है, कार्रवाई करनी। आपको सामान मिल जाता है, माल मिल जाता है, अगर ऐसी स्थिति बन रही है कि मौके पे आप जब्ती नहीं कर पा रहे हैं तो उसका भी मौके पर ही उल्लेख करेंगे, पंचनामा बनाएंगे, क्यों, उसका कारण होना चाहिए। इसलिए जब भी पुलिस कहीं रेड कार्रवाई करने जाए तो दल बल के साथ जाए, 2 लोग ना चले जाएं, क्योंकि 2 लोग जाएंगे तो भाई मोबाइल कौन रखेगा, वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे होगी और रेड कौन करेगा। इसलिए जब भी रेड कार्रवाई करने जाए तो पर्याप्त बल के साथ जाएं और रेड कार्रवाई करें। तो साथियों, ये हमने कुछ जानकारी बताई है, ये सारी की सारी जानकारी हम आपको ज्ञान के परिवेश से बता रहे हैं। तो साथियों, जिन साथियों ने अभी तक
हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।